जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 9 के हिंदी पद्य खंड के 12 नंबर पाठ को देखेंगे, जिसका नाम है मुरझाया फूल। ओके, और चलिए शुरू करते हैं। बट स्टार्टिंग द क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प को चयन करो। कवयित्री महादेवी वर्मा की तुलना की जाती है किसके साथ? मीराबाई के साथ। किसके साथ तुलना करते हैं हम? मीराबाई के साथ। कवयित्री का महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? सो फर्रुखाबाद में। कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद। ठीक है। महादेवी वर्मा की माता का नाम क्या था? तो हेमरानी शर्मा। उनकी मम्मी का नाम क्या था? हेमरानी शर्मा। हास्य कथा था अंक में तुझको पवन। सो यह क्या होगा? हास्य कथा था खिलाता अंक में तुझको पवन। ओके। यत्नमाली का रहा आनंद से भरता तुझे। आनंद होगा। करतार ने धरती को पर सबको कैसा बनाया है? तो स्वार्थ में बनाया है। कैसा बनाया है? स्वार्थ में ना, मतलब सब स्वार्थी हो गए। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा रहस्यवादी कविता का कवयित्री के रूप में भी प्रसिद्ध है। यस, हाँ होगा, ये सही है। महादेवी वर्मा ने पिता माता उदार विचार वाले नहीं थे ना, तो नहीं, ये गलत है। उनकी माता पिता बहुत उदार वाले थे। हाँ, बहुत उदार विचार के थे। ठीक है। तो महादेवी वर्मा ने जीवन भर शिक्षा और साहित्य की साधना की है। तो हाँ, उन्होंने जीवन भर पढ़ाई की है अच्छे से। वायु पंखा झल फूल को सुख पहुँचती होती है। ठीक है। तो यह जो कथित है वह गलत है, नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, मुरझाए फूल ही दशा पर संसार को दुख नहीं देता। हाँ होगा। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। महादेवी वर्मा की कविताओं में किन के प्रति विरहानुभूति की तीव्रता परिलक्षित होती है? तो महादेवी वर्मा की कविताओं में अपने प्रियतम अज्ञात सत्ता के प्रति विरहानुभूति की तीव्रता परिलक्षित होती है। ठीक है। नेक्स्ट, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। महादेवी वर्मा का विवाह कब हुआ था? तो महादेवी वर्मा का विवाह 6ठी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद हुआ था। मतलब शिक्षा प्राप्त किया उन्होंने और 6th क्लास के बाद उनकी शादी हो गई, बहुत छोटी में। महादेवी वर्मा ने किस रूप में अपने कर्म जीवन का श्री गणेश किया था? तो महादेवी वर्मा ने महिला विद्यापीठ की प्राचार्य के रूप में अपने कर्म जीवन की का श्री गणेश किया था। तो वो सबसे पहले क्या बनी थी? प्राचार्य बनी थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिएगा। फूल कौन सा कार्य करते हुए भी हर्षाता रहता है? फूल दान कार्य। फूल क्या करता है? दान कार्य करते हुए भी हर्षाता रहता है। हाँ। भ्रमर फूल पर क्यों मंडराने लगते हैं? तो भ्रमर फूल पर लुब्ध मधु, जो मधु होता है ना, मधुपान करने के लिए मंडराने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट संक्षिप्त उत्तर लिखने को दिया गया है। किन गुणों के कारण महादेवी वर्मा की काव्य रचनाएं हिंदी पाठकों को विशेष प्रिय कर रही है? तो महादेवी वर्मा ने अपने काव्य को विरहानुभूति और व्यक्तिगत दुख वेदना की अभिव्यक्ति में सीमित न रखकर उसे लोक कल्याणकारी व करुणा भाव से जोड़ दिया है। मतलब उनकी जो राइटिंग्स है, काव्य है, रचनाएं, उसमें उन्होंने मतलब व्यक्तिगत बातें तो, दुखी वाली बातें तो उन्होंने मेंशन करी है, साथ में उन्होंने लोगों के कल्याणकारी, ओके, मतलब लोगों का हित हो, ऐसे भी बातें उन्होंने इन्वॉल्व करी है। हाँ, मेंशन की है अपनी रचना में। महादेवी की इन्हीं गुणों के कारण उनकी काव्य रचनाएं इन्हीं पाठकों का विशेष प्रिय रही है। इसीलिए उनकी जो काव्य रचनाएं हैं बहुत ही विशेष प्रिय रही है। ठीक है। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं क्या क्या है? किस काव्य संकलन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, ओके, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, यामा। ओके। तो ये उनकी मतलब प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और यामा काव्य संकलन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो यामा उन्होंने लिखा था ना, यामा, तो यामा पर उन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। फूल किस स्थिति में धारा पर पड़ा हुआ है? तो मुरझाया हुआ फूल, धारा यानी धरती, धारा होना चाहिए, धारा यानी धरती पर बेजान स्थिति में पड़ा हुआ है ना। आज उसमें पहले जैसी सुगंध और कोमलता नहीं रही। मतलब उसमें कोमल वाला जो फीलिंग होता है ना, बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण कोई भी उसे अपनाना नहीं चाहता, इसलिए कोई उसे लेना भी नहीं चाहता है। जिसमें कोई कभी अपनी माधुर्य से सबका दिल जीता था, जिसने मतलब एक समय था कि वह फूल सबको अपनी तरफ आकर्षित करती थी, और आज जब वो फूल गिर गया है, ठीक है, तो उसमें कोई कोमलता नहीं है, कोई सुगंध नहीं है, तो आज उसे कोई लेना नहीं चाहता है ना। तो वही कहना चाहती है, जिसने कभी अपनी माधुर्य से सबका दिल जीता था, आज वह मुरझा कर ज़मीन पर बेजान पड़ा है। तो आज वह फूल जो है ज़मीन पर गिरा पड़ा है और कोई उसे पूछ भी नहीं रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट, खिले फूल और मुरझाए फूल के साथ पवन के व्यवहार में कौन सा अंतर देखने को मिलता है? तो पवन में खिले फूलों के साथ खूब खेला तथा उसे हमेशा हंसाया है। ठीक है। कली की स्थिति में उसे गोद में लेकर झुलाया है। तो नींद न आने पर वायु के झोंकों से उसे भी सुलाया है। ठीक है, तो सुलाया भी है। लेकिन मुरझाए हुए फूल को पवन ने ही अपनी तीव्र वायु के झोंके से ज़मीन पर भी गिराया है कि नहीं? तो देखिए वायु क्या करती है, कभी बहुत अच्छा उनका सुगंध को फैलाती है और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें गिरा देती है। ठीक है। खिले फूल और मुरझाए फूल के प्रति भौरे के व्यवहार का क्या भिन्न भिन्न होते हैं। तो जो भौरें होती हैं, भवराएं, वो मतलब अगर फूल खिला हुआ है तब उनके प्रति व्यवहार कैसा होता है, और अगर फूल मुरझा गया है तब उनका व्यवहार कैसा होता है उनके प्रति। हाँ, तो खिले फूल और मुरझाए फूल के प्रति भौरे का व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, अलग अलग होते हैं। जब बगीचे में फूल खिले लहराते हैं तब फूल की सुंदरता एवं उनकी सुगंध की और आकृष्ट होकर भौरे मधुर पान करते हुए मर्राने लगते हैं, है ना। लेकिन जब फूल मुरझा कर जमीन पर गिर जाता है तब उस फूल के प्रति किसी भौरे का ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि उस फूल में पहले जैसी सुगंध एवं मधु नहीं बचती है, और भौरे भी जमीन पर गिरी मुरझाए फूलों को मधुपान नहीं करते हैं। ठीक है। अगर फूल गिर गया है तो भौरे भी उसे नहीं पूछते हैं। हाँ, संक्षिप्त उत्तर दो। महादेवी वर्मा की साहित्यिक दिन का उल्लेख करो। तो आधुनिक हिंदी काव्य आधुनिक के साहित्य के अंतर्गत बहने वाली छायावादी काव्यधारा की 4 प्रमुख विभूतियों में कवयित्री, कवयित्री होगा, महादेवी वर्मा अन्यतम है। महादेवी का नाम बहुत सब जानते हैं हिंदी रचनाओं में। उनकी तुलना कृष्ण प्रेमी दीवानी मीराबाई से की जाती है। उनकी तुलना किसके साथ हम करते हैं? मीरा जी के साथ, जो कि कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण की प्रेम की दीवानी थी। इसलिए उनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है ना। उन्होंने अपने काव्य को आराध्य की वीरानुभूति और व्यक्तिगत दुख वेदना की अभिव्यक्ति से सीमित न रखकर उससे लोक कल्याणकारी करुणा भाव से भी जोड़ दिया है। ठीक है। उन्होंने राइटिंग्स जो की हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि मतलब सिर्फ लोगों के बारे में नहीं लिखा है गलत बातें, दुख को उन्होंने कल्याणकारी वाली भी बातें अपने राइटिंग्स में इन्वॉल्व की है, मेंशन करी है। महादेवी वर्मा ने गद्य और पद्य दोनों शैलियों में साहित्य की रचना की है, जिसमें काव्य की रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा और यामा। अभी थोड़ा पहले मैंने बताया था आपको। ठीक है। गद्य में उन्होंने स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ और पद के साथ ही जैसे रचनाएं की हैं। उन्हें पद्मश्री उपाधि में से भी नवाजा गया है। उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। ठीक है। और यामा के लिए तो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उनकी काव्य भाषा संस्कृत निष्ठ और खड़ी बोली है, जो कोमलता, मधुरता, गहनता आदि गुणों से संपन्न है। उनकी जो बोली है, भाषा है, वो खड़ी बोली है। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 2 नंबर क्वेश्चन। सेकंड, खिले फूल के प्रति किस प्रकार सब आकर्षित होते हैं? पठित कविता के आधार पर वर्णन करो। तो महादेवी वर्मा ने इस कविता के जरिए खिले फूल के प्रति पवन, चंद्रमा, भौरे तथा ओस की बूंदे किस प्रकार आकर्षित होते हैं उसका सुंदर वर्णन किया है उन्होंने। जब फूल कली की अवस्था में होती है तब पवन उसे अपनी गोदी में लेकर झुलाता है तथा उसके साथ खेलता रहता है। ठीक है। और जब छोटा बच्चा रहता है, कली होता है, तो उसके साथ खेलता है, उसे हवा देकर उसे हिलाता है। इसके बाद जब पूर्ण रूप से विकसित होकर फूल खिलने लगता है तो उसकी शोभा बढ़ाने के लिए चंद्रमा अपनी रोशनी में से उसे हंसाती है और पवन भी उसे झुलाने की कोशिश में पंखा बन जाता है। मतलब चंद्रमा, ठीक है, पवन, सब उनकी ध्यान देते हैं जब वो फूल के रूप में रहती है। तो ओस की बूंद मुक्त जल से फूल का श्रृंगार करती है ना। ओस भी बहुत अच्छा साथ निभाती है। फूलों की मधुरता देख भौरे भी लुब्ध मधुपान करने के लिए उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं और तब भौरे भी आ जाते हैं, है ना। अतः फूल अपनी सौंदर्य तथा अपनी माधुरी से सबका दिल जीत लेती है, सबका जो दिल को मोहित कर लेती है, जिसे देख सभी आकर्षित हो जाते हैं। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। पठित कविता के आधार पर मुरझाए फूल के साथ किए जाने वाले बर्ताव का उल्लेख करो। सो मुरझाए फूल के साथ मनुष्य तथा प्रकृति किस प्रकार बर्ताव करता है उसका वर्णन भी महादेवी ने वीरानुभूति भाव से दिया है, से किया है। खिले हुए फूल के प्रति मनुष्य तथा प्रकृति की भी आकर्षित होता है, लेकिन जब वह फूल धीरे धीरे मुरझाने लगता है तो उसके प्रति दूसरों का ध्यान घटने लगता है। जब उनका मतलब मुरझाने वाला समय आ जाता है ना फूलों का, तब वो लोगों को आकर्षित नहीं कर पाती है। ठीक है, लोगों के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती है।
एक समय ऐसा था जब पवन उसे गोदी में लेकर झुलाया करता तो उसके लिए कभी उसके लिए पंखा बन जाता, पर आज उसी पवन ने अपनी तीव्र झोंकों से उसे ज़मीन पर गिरा दिया है। और आज उसे क्या कर दिया है पवन ने, हवा ने नीचे गिरा दिया है, हाँ, ज़मीन पर। और चंद्रमा जो कभी उसे अपनी रोशनी से हंसाया करती थी, अब उसका ध्यान उस पर नहीं रहा। अब चंद्रमा भी उसे ध्यान नहीं देती है जब वो फूल मुरझा जाता है। अब भौरे भी, ठीक है, उसके चारों ओर नहीं मंडराते हैं। जिस माली ने प्यार से उसकी देखभाल की, वह भी उसे नहीं देखता, ठीक है, वह भी उसे देखता तक नहीं। अर्थात फूल की सुंदरता जब तक बनी रहेगी तब तक उसे हर किसी से प्यार और आदर मिलेगा। जब तक वो सुंदर रहेगा उसे सब लोग प्यार करेंगे। मुरझाने के बाद हर कोई उससे मुंह मोड़ लेता है, चाहे वह मनुष्य हो या फिर प्रकृति, ठीक है। जब फूल मुरझा जाती है तो मनुष्य भी छोड़ देते हैं साथ, और प्रकृति भी छोड़ देती है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पठित कविता के अनुसार के आधार पर रानी सुमन की भूमिका पर प्रकाश डालें। ओके, तो सुमन यानी फूल। सुमन मतलब क्या होता है? फूल। तो फूल हमेशा से सबका दिल जीतता आया है, हम सब जानते हैं। उसने अपनी विशेषताओं से सबको खुश किया तथा अपना समस्त मधु दान करके हर एक भौरे का दिल जीता है ना। जब सब कुछ दान करने के बाद भी फूल कभी स्वार्थी नहीं होता। कवि के अनुसार इस संसार में विधाता ने सबको स्वार्थ में ही बनाया है। इसलिए कवि ने फूल को समझाते हुए कहा है कि जब दानी फूल की दशा पर किसी को रोना आता नहीं तो मनुष्य के लिए कौन रोएगा। तो मतलब कवियत्री जी कहती हैं कि फूल की यह दशा देखकर भी सबको बुरा नहीं लगता, तो फिर मनुष्य जब ऐसे कंडीशन में आते हैं तो उनके लिए कौन रोएगा, है कि नहीं। सम्यक उत्तर दो, ठीक है। मुरझाया फूल शीर्षक कविता में फूल के बारे में क्या क्या कहा गया है। सो कवियत्री होगा महादेवी वर्मा जी ने मुरझाया फूल शीर्षक कविता में फूल के बारे में विनम्र अनुभूति भावनाओं को व्यक्त कर कहा है कि खिले हुए फूल को देख सभी आकर्षित होते हैं, पर जब वही फूल मुरझाकर जमीन पर गिर जाता है तो उसे कोई देखता भी नहीं, ठीक है, देखता तक नहीं। खिले हुए फूल के साथ पवन खेलता है, उसे हंसाता है, पंखा बनकर उसे सुलाने की भी कोशिश करता है ना। चंद्रमा अपनी रोशनी से हंसाती है तो उसकी बूंदें अपनी मुक्ता जाल से उसका श्रृंगार कर देती है। भौरे मधुपान करने के हेतु उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं। माली प्यार से उसे उसका देखभाल करता है कि नहीं। लेकिन जब फूल मुरझाने लगता है तब उसे कोई भी देखना नहीं चाहता, है ना। जिस पवन ने उसे अपनी गोदी में लेकर खिलाया था, वह पवन फूल के मुरझा जाने के बाद अपनी तीव्र झोंकों से जमीन पर गिरा देता है ना। और वृक्ष भी उसके खो जाने का गम नहीं मनाती। वृक्ष को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिर गया तो गिर गया, इस टाइप से। भौरे भी उसके पास मंडराने नहीं आते। अर्थात जिस फूल ने अपना समस्त दान कर सबको खुशी दी, आज उसी फूल को कोई अपनाना नहीं चाहता है। इसी बात पर कवि ने मुरझाए हुए फूल को दुखी न होने की सलाह दी है और कहा है कि इस संसार में भगवान ने सभी को स्वार्थ में ही बनाया है। मतलब फूल को कहा है कि आप दुखी ना हो। ऐसे लोग मतलब जो आपको भूल गए हैं बट स्टिल आप दुखी ना हो, क्योंकि भगवान ने सबको बहुत स्वार्थी बनाया है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मुरझाए फूल कविता के माध्यम से कवियत्री ने मानव जीवन के संदर्भ में क्या संदेश दिया है। तो कवियत्री होगा, ठीक है, कवियत्री महादेवी वर्मा ने मुरझाए फूल कविता के माध्यम से फूल के साथ मानव जीवन की तुलना की है। हाँ, जिस तरह कली से लेकर खिले फूल तक फूल सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है, मधुपान हेतु जिस तरह सभी भौरे उसकी चारों ओर मंडराने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में शैशव काल से युवा काल तक लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे का साथ देते हैं। पर जब फूल मुरझाने लगता है तो उसके पास कोई नहीं जाना चाहता और माली भी उसका देखभाल नहीं करना चाहता। कवियत्री ने इसी बात का उदाहरण देते हुए कहा है कि मानव जीवन में भी मुरझाए हुए फूल की तरह स्थिति आती है जब मनुष्य बुढ़ापे में कदम रखता है। ठीक है, जब मनुष्य बुढ़ापे में कदम रखता है तो वो भी मुरझा जाता है फूल की तरह। बुढ़ापा चाहते ही समाज या घरेलू सदस्यों का आदर कम होने लगता है। कवियत्री ने इसी बात का संदेश मुरझाए फूल के कविता के माध्यम से दिया है। मतलब जब लोग बूढ़े हो जाते हैं ना तो उन्हें कोई ध्यान नहीं देते हैं, इसी बात को कहा है। व्याख्या करना है अब हमें, ठीक है। स्निग्ध किरणें चंद्र की श्रृंगारती थी सर्वदा। तो संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत कवियत्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता मुरझाया फूल से लिया गया है। ठीक है, कवियत्री होगा, हाँ कवियत्री नहीं होता है, कवयित्री। ओके, स्पेलिंग ठीक करिएगा। प्रसंग, अब हम प्रसंग देखते हैं। इस पंक्ति में
प्रकृति जिस प्रकार खिले फूल के प्रति अपना योगदान देती है उसका वर्णन है। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं। इस पंक्ति के जरिए कवियत्री यह कहना चाहती है कि खिले फूल की सौंदर्यता, ठीक है, देख सभी मोहित हो जाते हैं और उसके साथ खेलकूद भी करने लगते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा की निर्मल किरणें उसे सदा हंसाती है और ओस की बूंदें मुक्ता जाल से उसका श्रृंगार करती है। अर्थात चंद्रमा और ओस की बूंदों से के योगदान से फूलों की शोभा और भी बढ़ जाती है कि नहीं। अब दूसरा देखते हैं जो कि हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कर रहा खेलियाँ या कभी क्या दयान में। हाँ, संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत कवियत्री, ओके, कवियत्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता मुरझाए फूल से लिया गया है। प्रसंग देखते हैं। इस पंक्ति में कवियत्री जी ने खिले हुए फूल के साथ मुरझाए हुए फूल का तुलना किया है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। कवियत्री मुरझाए हुए फूल से प्रश्न करती है कि जब बाग में वह खिला करती थी, अपनी धुन में मतवाला होकर इधर उधर झूमने लगती थी, अपने सौंदर्य से रूप से सबको आकर्षित करती थी, अब जो वो मुरझा कर जमीन पर गिर पड़ी है तो उसे कोई उसे कोई अपनाता है, ना कोई उसे देखना चाहता है। ठीक है, कि अंत में उसकी स्थिति ऐसी हो गई, इस बात का क्या उसे ध्यान भी था। वही वो पूछना चाहती है कि जब आप मुरझा के गिर गए तो आपने सोचा था आपका ऐसा स्थिति होगा। ठीक है, और इसी के साथ मेरा ये वीडियो आज का लास्ट क्वेश्चन मैं फिनिश करती हूँ। हमारा वीडियो ये समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।